हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलो इस वीडियो में हम लोग जो आप लोग का 22 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसके लिए इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट इससे आप लोग के 22 फरवरी के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो ऐसे मैं कई सारा कम से कम आपका 7 ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व कराऊँगा और 7 मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व तो पहले से करा रखा है। तो इन चीज़ों को देख लेना और हिंदी में आप लोग का जो 22 फरवरी को पेपर होगा उसमें आप 70 में 70 कर आओगे। तो चलो जो ये पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खंड अ के अंतर्गत 20 मार्क वाले जो ओएमआर शीट पे होगा जिनका पेपर, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न और इन सब का पीडीएफ, पेपर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा विथ सॉल्यूशन, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये थोड़ा क्वेश्चन करा लेता हूँ ऑब्जेक्टिव। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ओके, और यहाँ पे दिया है कथन चार्ट है, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। देखो प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में नहीं प्रसिद्ध है, ये कथन गलत है। ये एक सम्राट मतलब जो मतलब प्रेमचंद है एक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, महाकवि के रूप में नहीं प्रसिद्ध है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, हाँ बिल्कुल है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये क्यों गलत है इसको भी देख लेते हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं है भाई, ममता के लेखक ये आपके जयशंकर प्रसाद है। सेकेंड ही चैप्टर आपका गद्य पाठ में है। उसके बाद मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं भाई, निबंध संग्रह है। ठीक, चलो तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा लेकिन कई सारा क्वेश्चन और भी पढ़ लिया, तो ये पढ़ने का एकदम अच्छा तरीका होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीपदान नामक एकांकी के लेखक सीधे सीधे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर की, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। ओके, कलम का सिपाही जो मतलब रचना है, इसमें किस साहित्यकार का जीवन परिचय हमें बताना है। तो देखो कलम का सिपाही, सबसे पहले तो इसकी विधा भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। और किसने लिखा है भाई, तो इसको लिखा है अ, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, जिसको लिखा है अमृत राय ने। ठीक है, किसने लिखा है, अमृत राय ने, ये याद रखना। और जीवनी विधा की रचना है तो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा गया होगा, तो किस व्यक्ति के बारे में ये लिखा गया है, तो इसमें प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक में प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है, कलम का सिपाही नामक पुस्तक में। ठीक है, तो कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो प्रेमचंद जी का। चलो इधर हम लोग देख लेते हैं, अगर इसकी विधा पूछ दे तो विधा जीवनी हो जाएगी, और किसने लिखा है तो अमृत राय ने। और कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, इस तरह पूछे तो इसमें प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। इधर ऑप्शन दिया होगा, 1 मिनट हम लोग थोड़ा 1 मिनट इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है अमृत राय की, विष्णु प्रभाकर की, मोहन राकेश की या प्रेमचंद जी की, तो सही ऑप्शन आपका प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की गुड़िया कृति के रचनाकार है। बर्फ की गुड़िया जो कृति है उसके रचनाकार का हमें नाम बताना है, प्रश्न संख्या 4 में। सीधे सीधे जयप्रकाश भारती आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4 के बाद 5 नंबर, आप लोग देख सकते हो कि आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है। आवारा मसीहा कृति के रचनाकार का हमें नाम बताना है यहाँ पे, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या फिर प्रेमचंद। तो देखो जो आवारा मसीहा कृति है ये भी आप लोग की जीवनी विधा की रचना है। इसकी विधा आप लोग याद रखना क्योंकि विधा भी पूछा जाता है, जीवनी विधा की रचना है। और किसने लिखा है इसको, तो इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और आई थिंक ये मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक बांग्ला लेखक हैं मतलब कोई चट्टोपाध्याय, उनके जीवन पे ये लिखा गया है। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं है। यहाँ बस ये याद रखना कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, ये पूछा जाता है। और किसने लिखा ये भी पूछा जाता है, तो विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्नोत्तर संख्या 6 आप लोग देख सकते हो कि सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचना है। ओके, सेवा सदन किस विधा पे आधारित रचना है ये हमें बताना है। उपन्यास विधा पे आधारित रचना है, किसकी रचना है भाई, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी। चलो आगे चलते हैं। अगला 7वां प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र कृति है। ओके, अतीत के चलचित्र कृति किसकी है। ठीक, यहाँ पे महादेवी वर्मा, मैं कई बार इसको करा चुका हूँ। ठीक है, वो मैं एक वीडियो लाया था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित, उसमें मैंने ये कराया था। चलो अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है कि गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक है। ओके, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के हमें लेखक का नाम बताना है, रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। यानी गेहूं और गुलाब का रचनाकार कौन है भाई, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसकी विधा भी आपसे पूछ सकता है, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना आप लोग याद रखना।
अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, एक मिनट यार। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर कि मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। ओके, देखो मेरी असफलताएं किस विधा पे आधारित रचना है, तो याद रखना जो मेरी असफलताएं हैं वो आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। और किसकी रचना है ये अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि ये किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखना बाबू गुलाब राय की। ठीक है, किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय की। क्लियर मेरे भाई। चलो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेरी असफलताएं किस किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय की, सिंपल। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखो 10 नंबर प्रश्न क्या है कि कवि प्रिया के रचनाकार है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, इसमें हमें बताना है। मतीराम, भूषण, पद्माकर या केशवदास। तो देखो कवि प्रिया एक रसिक प्रिया, मैं लिख देता हूं रसिक प्रिया, और उसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और उसके अलावा एक और रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका। ये तीनों की तीनों रचनाएं केशवदास की काफी फेमस रचना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, केशवदास एक रीतिकालीन कवि हैं, ये सभी के सभी रीतिकालीन कवि हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये तीन काफी फेमस फेमस रचनाएं हैं केशवदास की। ठीक है, अब यहाँ पे भूषण आ गए। इनकी एक एक मैं रचना का नाम बता देता हूँ जो काफी फेमस है। भूषण, इनकी रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे मतीराम है। मतीराम भी एक रीतिकालीन कवि है और इनकी रचना आप जानते होंगे ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम इनकी काफ़ी फेमस रचना है। चलो उसके अलावा पद्माकर, गंगा लहरी, इनकी एक रचना है गंगा लहरी, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये मैंने इतनी रचनाएं बता दी। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। और ये मतीराम जी द्वारा लिखित है ललित ललाम, और गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, लेकिन इसके आधार पे ये कितना क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लिया। चलो भाई, और देखना ये आपके मतलब सातों सेट जो है ना, आपके जानते हो कि 7 सेट 2024 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो सातों सेटों में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो रचनाएं मैंने बताया ना, एकदम डिट्टू देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ठीक, अब देखो ये शुरू में ये 10 आपके हिंदी के गद्य और पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों से प्रश्न हो गए। अब यह 11 से एक तरह से हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलो इनको भी करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लक्ष्य बैच के थोड़ा सा बारे में बताता हूँ, और जो हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। पहले व्हाट्सअप ग्रुप के, क्योंकि आपको PDF चाहिए। ठीक है, आप सब कहते हो कि भैया PDF आप नहीं देते हो, PDF बता दो कहाँ मिलेगा। तो देखो इसको रुक जाओ थोड़ा, मैं इसको देखो, ये हम लोग का देखो ये व्हाट्सअप चैनल है, आप जानते हो। देखो ये हम लोग का सुपर फास्ट क्लासेस का ये व्हाट्सअप चैनल है। ठीक है, यहाँ इस चैनल को कैसे आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे फॉलो कैसे करोगे मुझे, तो देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को देखने के बाद आप जाना, ऐसा नहीं कि अभी चले जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना इसका मैं लिंक डाल दूंगा, इस सुपर फास्ट क्लासेस जो ये व्हाट्सअप ग्रुप बोल लो या चैनल बोल लो, इसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल जाएगा। और यहाँ कोने में जहाँ ये आपको आइकान दिख रहा है ना, ये बेल आइकान, यहाँ पे आपको फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा। आप फॉलो पे क्लिक कर लेना और बेल आइकान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे यहाँ जो भी मैं चीज़ें डालूँ आपको उसकी जानकारी हो जाए। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अभी ये सब डाला हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे क्लास 10th का ये साइंस मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन, सोशल साइंस का मॉडल पेपर। उसके अलावा यूपी बोर्ड हिंदी का ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल जारी किया है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ इसको ओपन करता हूँ, एक मिनट ये ओपन करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हो रहा है। हो जाए भाई, नेट स्लो है क्या, देखो ये हो रहा है। अब देखो ये बोर्ड द्वारा जारी आपका मॉडल पेपर है। जैसे देखो ये बोर्ड ने जारी किया है, ये देखो सब लोग जिसको यूट्यूब पे सॉल्यूशन कराते हैं 2023-24 का, बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका नीचे ये तो आपका पेपर हो गया, और नीचे देखो इसका यहाँ पे डिटेल में ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देखो ये, तो ये आप इसे डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। चाहोगे तो आप किसी दुकान से जाकर इसका कॉपी भी निकलवा सकते हो। ठीक है, और पढ़ भी सकते हो। बाकी आपका मन, कॉपी आप इसका निकलवाओगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे। ऐसे ही मैं कहूँगा कि आप ऐसे PDF फॉर्म में ऐसे ही पढ़ो। देखो यहाँ पे आपका पूरा पूरा ये पत्र लेखन है, सब कुछ है। और यहाँ पे मैंने एक PDF डाला था, कॉपी कैसे लिखे, एक मिनट। यहाँ पे देखो हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, और मैंने जो वीडियो बनाया था उसका देखो यहाँ पे PDF डाल रखा है। इसको भी मैं ओपन करता हूँ, एक मिनट। और देखो ये कितने अच्छे से यहाँ पे
देखो ये लिखा था मैं, ये देखो यहाँ पे 1 मिनट ये ओपन हो रहा है, थोड़ा हो लेने दो। 6.5 MB का है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में। देखो ये डाउनलोड हो गया और देखो यार कितनी ये शानदार तरीके से देखो मैंने लिखा था और बताया था कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, उसका मैंने पूरा पूरा ये PDF बनाकर यहाँ पे देखो ये डाला हुआ है अच्छे से। इसमें सारी चीज़ें आपका जीवन परिचय, उसके अलावा देखो यहाँ पे ये जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास की तुलसीदास जी का, यहाँ ये जयशंकर प्रसाद जी का, उसके अलावा यहाँ पे लास्ट जो आपका नया एक पत्र लेखन ऐड हुआ है, पत्र भी यहाँ पे देख सकते हो, ये निबंध है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपका पत्र लेखन भी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पत्र लेखन, देखो सेवा में विभाग महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे दिल्ली, आप लोग देख सकते हो ये कितना डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये सब आप इस ग्रुप में जुड़ जाओगे ना तो ये सब PDF मिलता रहेगा। इस ग्रुप में कैसे जुड़ना है तो इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, आप फॉलो कर लेना और फॉलो कर लोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। ये पहले से मैं डाल चुका हूँ ना तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मुझे दोबारा यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक मेरे भाई, चलो तो ये तरह आप ग्रुप में कैसे जुड़ोगे। उसके अलावा देखो यार आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लेना। देखो ये हमारी ऐप है UPMSP स्टडी कर कर, ठीक है, UPMSP स्टडी कर कर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ आपको आवर कोर्स में आना है और आवर कोर्स में ये देखो क्लास 10th पे आओगे। यहाँ क्लास 10th पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये आपको लक्ष्य बैच यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशल ये बैच है, लक्ष्य बैच, जिसकी प्राइस मात्र 300 पहले थी लेकिन अब मात्र 99 रुपये कर दी गई है, मात्र 99 रुपये। अब इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक कर कर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हो 99 रुपये, या यहाँ पे स्क्रॉल कर कर किसी भी दुकान से या अपने भैया से या चाचा से किसी से भी यहाँ इस QR कोड पे 99 रुपये भिजवा दोगे और भिजवा कर उसका फ़ोटो ले लेना अपने मोबाइल से और फ़ोटो इस नंबर पे भेज देना या फिर पेमेंट कराने के बाद तुरंत कॉल कर लेना तो इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अब इस बैच में आपको क्या मिलेगा तो देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस बैच के अंदर आपको 2023 के, ठीक है, हिंदी के, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट के सातों सेट के आपके पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर में विथ सॉल्यूशन, जैसा भी मैंने दिखाया आपका सॉल्यूशन भी रहेगा पूरे डिटेल्ड में, ठीक है, PDF में। और उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है यूपी बोर्ड ने वो भी यहाँ पे रहेगा। और उसके अलावा मैं अपनी तरफ से जैसे ये आपका वायरल मॉडल पेपर ऐसे ये बना रहा हूँ तो ऐसा आपका मॉडल पेपर कई सारा रहेगा। जैसे ओपन कर कर भी दिखाता हूँ, देखो ये हाँ UPMSP स्टडी ये ऐप है, इसको मैं ओपन करता हूँ और सबका टेस्ट भी रहेगा मेरे दोस्त। सबसे अच्छी बात कि सबका टेस्ट भी रहेगा और कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नंबर दिया गया, आप कॉल कर सकते हो मुझे। तो ये देखो आवर कोर्स में क्लास 10th में आ गए, ठीक है। ये भाई क्यों घूम रहा है, ओपन हो जा, ओके। ये आप यहाँ पे आ जाओ और देखो जैसे ये आप आ गए तो यहाँ सारा का सारा सब्जेक्ट दिख जाएगा। आप खरीद लोगे तो आपको यहाँ 99 रुपये पेमेंट नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये सारा सब्जेक्ट खुल जाएगा और यहाँ आप सब के लिए खरीद लोगे तो एक स्पेशल आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पे है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हिंदी में, मान लो हिंदी पढ़ना है तो आप हिंदी में आओ। अब हिंदी में आप यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर 2023 पढ़ सकते हो, ये बोर्ड वाला मॉडल पेपर है वो पढ़ सकते हो, या यहाँ पे वायरल मॉडल पेपर ये जो बताता हूँ वो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ मान लो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर पे आए। अब देखो यहाँ वीडियो है और वीडियो के साइड में यहाँ PDF है और PDF सारे देखो DA DB DC, इसको यूट्यूब पे तो मैं देखता हूँ कि इसी को वायरल मॉडल पेपर कहकर पढ़ाते हैं। और देखो वायरल मॉडल पेपर जो ये बच्चा ज्वाइन किया है देखो कितनी आसानी से पढ़ता है। देखो यहाँ ओपन कर मैं दिखाता हूँ, देखो ये पूरा पूरा ये पेपर है, देखो ये DG कोड का ये पूरा पूरा ये पेपर है, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे इसका नीचे पूरा पूरा ये डिटेल में देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद जो ये सब्जेक्टिव है देखो संदर्भ रेखांकन की व्याख्या, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ देखो मॉक टेस्ट साइड में ये पूरा पूरा सबका टेस्ट भी देख सकते हो, हिंदी टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, इसी तरह आपके 7 यहाँ पे टेस्ट मिल जाएंगे। अभी केवल मैंने 4 टेस्ट ऐड कर रखा है, 3 और ऐड करना है। कल तक मैं ये टेस्ट सातों के सातों यहाँ पे टेस्ट भी ऐड कर दूंगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। हेल्पफुल क्या, आपका हिंदी में 70 में 70 पहले दिन ही दिलाएगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूम करेगा। तो अगर आप 21 तारीख को भी ये वीडियो देख रहे हो और 22 को आपको हिंदी का एग्जाम है तो 21 तारीख को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 99 रुपये क्या है यार। और केवल हिंदी का नहीं, आप जानते हो कि हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम बहुत हुआ, इन सब के बारे में मैंने बता दिया पूरा डिटेल में, हम लोग आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमने 10 तक कर लिया था, 11 नंबर पे चलते हैं। यह क्या है
कि शोक विकल सब रोवहि रानी रूप सिलबल तेज बखानी। देखो शोक विकल सब रोवहि, रोने की बात हो रही है, और अंत में यहाँ उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है, यानी रस का स्थाई भाव, तो शोक हो जाएगा एक तरह से। यहाँ पे एक तरह कहने का मतलब कि यहाँ पे रस पूछा जा रहा है, ठीक, तो ये आपका शोक हो जाएगा। कौन सा स्थाई भाव है, तो शोक, सिंपल। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला है कि छंद के चरणों को कहा जाता है। देखो छंद के जो चरण हैं उनको यति गति पाद या वर्ण, तो उनको पाद भी कहा जाता है। जैसे ये देखो छंद का ये पहला चरण कामा होता है, ये दूसरा चरण, फिर यहाँ पे ये पंक्ति समाप्त, फिर दूसरी पंक्ति में ये एक लाइन, फिर कामा, और ये फिर, तो यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 1 2 3 4 चरण होते हैं। इन्हीं को 1 2 3 4 पाद भी कहा जाता है। 4 चरण कह लो या 4 पाद कह लो, और जो ये कामा होता है ना, इनको यति बोला जाता है। क्लियर, तो चलो, तो ये आपके 4 पाद हो गए। अगला है 13 नंबर प्रश्न कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वह अलंकार होता है। ओके, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है हम लोग का। ठीक है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर रूपक अलंकार, या फिर हम लोग का अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसके लिए सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सी वाला। ठीक, चलो उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। देखो हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या 3 है। ठीक, चलो, और देखो आपका उपसर्ग से केवल प्रश्न पूछेगा, प्रत्यय आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो सिलेबस से हट चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर, चतुर्भुज में समास है। देखो यहाँ पे चतुर्भुज में समास पूछा जा रहा है। चतुर्भुज में देखो द्वंद्व समास, द्वंद्व और कर्मधारय तो होगा नहीं आपका, कि तो द्विगु होगा कि तो बहुब्रीहि। देखो चतुर्भुज यानी संख्या बोधक है तो द्विगु कह सकते हो, और चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, अर्थात ये विष्णु की तरफ डिनोट कर रहा है। ठीक है, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। तो अब देखो ये तो चतुर्भुज में आपका द्विगु समास भी है, बहुब्रीहि समास है, दोनों है, लेकिन अब दोनों में से कौन होगा, अब तो ये आप असमंजस में पड़ जाओगे। तो यहाँ पे बहुब्रीहि होगा। अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई यहाँ पे आपका दे दे और उसमें समास पूछ दे और उसमें द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास आ जाए, तो वहाँ बहुब्रीहि द्विगु पे भारी पड़ जाएगा, समझ जाओगे, बहुब्रीहि जीत जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो वो आपका ऑप्शन के अनुसार आपका बहुब्रीहि। हालांकि चतुर्भुज में आपका द्विगु समास भी है। क्लियर, लेकिन इन दोनों में लड़ाई होगी तो बहुब्रीहि जीत जाएगा, सिंपल, ये तरीका समझो। चलो आगे चलते हैं। यहीं पे अगर त्रिभुज होता, देखो यहीं पे त्रिभुज होता, तो त्रिभुज मीन्स 3 भुजा वाला। अब ये तीसरे की तरफ 3 भुजा किसकी है, किसी की भी नहीं भाई। चतुर्भुज तो भाई 4 भुजा वाला अर्थात विष्णु कह सकते हैं, लेकिन त्रिभुज 3 भुजा वाला, बस इतना ही इसको कहेंगे। मतलब ये संख्या बोधक है तो यहाँ केवल द्विगु समास होता, लेकिन चतुर्भुज है तो भाई यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। यहीं पे अगर गजानन होता है, ठीक है, गजानन यानी गज के आनन वाला, यानी हाथी के आनन यानी सिर वाला, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता। दशानन होता है, दशानन किसको बोलते हैं, रावण को। दशानन यानी 10 आनन वाला यानी सिर वाला। तो अब भाई 10 आनन वाला यानी संख्या बोधक है, लेकिन ये तीसरे की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 10 आनन वाला अर्थात रावण, तो ये यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, तो द्विगु और बहुब्रीहि में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न है कि अश्व शब्द के परिवाची है। अश्व मीन्स घोड़ा होता है, तो घोटक, तुरंग, है, बाजी, ये ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तड़ित चपला ये तो बिजली का होता है। ठीक है, विहंग द्विज ये तो पक्षी के होते हैं, और मरकट कपी ये तो आपके बंदर के होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला देख सकते हो, अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर कि तद मीन्स वह, इसका पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप आपको बताना है। देखो ये सर्वनाम शब्द है, आपके एग्जाम में केवल सर्वनाम शब्द रूप आएगा, तद और इसमत, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो देखो तद पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप हमें बताना है, तेषां ताभि तयो तस्य, तो वो आपका हो जाएगा इसका जो सही ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या 17 के लिए, वो आपका तस्य हो जाएगा। ठीक है, तस्य तयो तान होता है शायद। चलो ये आपका 17 के बाद 18वां प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। जो आपका नया टॉपिक जुड़ा हुआ है वाक्य का स्वरूप, उससे ये प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो रचना के आधार पर आपके वाक्य के अगर प्रकार पूछ दे तो आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर अर्थ के आधार पर पूछ दिया जाए तो वो आपके 8 हो जाएंगे। ये अर्थ के आधार पर, ठीक है, इसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, और ये 3 आपके रचना के आधार पे हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। वाच्य के भेद हैं, भाई वाच्य के 3 भेद हैं, सिंपल, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 आपके प्रकार हैं, तो 3 यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके अलावा एक और नया जुड़ा है टॉपिक, विकारी और अविकारी शब्द, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है, देख सकते हो 20वां। ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि जिन शब्दों पर वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे कहलाते हैं। देखो, जिन पे पड़ता है वो विकारी कहलाते हैं और जिन पे नहीं पड़ता वो अविकारी पद या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पड़ता है, ये पूछा जा रहा है, तो वो अविकारियों पे नहीं पड़ता है। ठीक, चलो, तो जिन शब्दों पर वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी कहलाते हैं और जिन पे पड़ता है वो विकारी कहलाते हैं। चलो, तो विकारी और अविकारी क्लियर, यही इनकी परिभाषा भी है। आगे चलते हैं। अब ये हम लोग के 20 मार्क के एमसीक्यू हो गए। ठीक है, 20 मार्क के हम लोग के एमसीक्यू हो गए आपके, जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। अब इसके बाद चलो हम लोग खंड ब में चलते हैं। खंड अ, ये खंड अ था और खंड ब में अब हम लोग चलते हैं और इसमें जो ये वर्णनात्मक प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। और देखो, इनको मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है तो ये बता दूंगा कि हाँ ये इस चैप्टर से है, इसका संदर्भ बता दूंगा। आप व्याख्या आप खुद से करते रहना। व्याख्या के लिए मैं आपको बताया ना, आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लोगे तो इसका PDF आपको ऑलरेडी लक्ष्य बैच में वायरल मॉडल पेपर वाला जो सेक्शन है ना उसमें मिल जाएगा। देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। जैसे ये आप ये यहाँ पे और कोर्स में आओगे, क्लास 10th में आओगे और लक्ष्य बैच बाई की हो तो यहाँ पे आपको ये 99 रुपये नहीं दिखाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारा का सारा सब्जेक्ट दिखने लगेगा। तो ये हिंदी में आओगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में आओगे। ठीक है, तो आप देखो ये PDF नहीं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, वायरल मॉडल पेपर वाले सेक्शन में, माफ करना, ये वायरल मॉडल पेपर वाले सेक्शन में आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, शायद मैंने ऐड नहीं किया है, हाँ ऐड कर दिया। ओके, वीडियो ये एक वीडियो है, यानी ये पहले वाले सेट की, दूसरे वाली सेट की वीडियो अभी नहीं अवेलेबल है। तो ये हिंदी पेपर सेट 1 मैंने लिखा है, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। चलो, इसको मैं चेंज कर दूंगा। और ये AB वाला पेपर सेट था, इधर AB वाला था ना। ठीक है, तो ये देखो, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये AB वाला पेपर सेट है। देखो, ये जो अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, देख सकते हो, ये दीपदान वाला, ये आप देख सकते हो मुंशी प्रेमचंद वाला, ये कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवन, ये सब हमने अभी पढ़ा। तो देखो यहाँ पे पूरा ये आपका देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वही है ना। अब देखो इसका अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्याख्या की गई है। देखो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। देखो अच्छे से डिटेल में जो ये थर्ड वाला प्रश्न है उसका आंसर लिखा गया है और अथवा वाला प्रश्न भी इसमें ये सॉल्व किया गया है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी के पेपर में ये आएगा, किसी के पेपर में ये आएगा, तो आप यहाँ से पढ़ते रहना। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ते रहना चीज़ों को। देखो यहाँ पे आपका जो अंत में आपका पत्र लेखन वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पे पत्र लेखन यहाँ पे लिखवाया गया है। ठीक है, तो आप ये सब अगर लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से पढ़ लेना, और नहीं हो तो मैं कहूँगा आप जुड़ जाना यार, 99 रुपये क्या है। चलो आगे चलते हैं। बाकी हम इसको ऐसे भी सॉल्व करा देता हूँ, आपको नहीं जुड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे भी सॉल्व करा देता हूँ। चलो, ये वर्णात्मक प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न आपका गद्यांश वाला रहेगा, एक ये दिया रहेगा ऊपर गद्यांश अथवा कर एक नीचे गद्यांश, दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा। चलो, तो इनमें से हम लोग करते हैं किसी भी एक गद्यांश को हम लोग एक क्या दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, देखो युवा पुरुष की संगति यानी मित्रता की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बिल्कुल ये आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है उससे आपका लिया गया है ये गद्यांश। तो इसका आप उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ हमें बोला जा रहा है तो आप लिख दोगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश या निम्न गद्यांश या उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आपका 2 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है इसका करते रहना। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आप लिखते रहना कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक कहते हैं कि कुसंग यानी मतलब बुरी संगति का जो असर होता है वो सबसे खतरनाक होता है या खराब होता है। ऐसे आप बना बनाकर अपने हिसाब से ये लिख देना, इसका 2 मार्क मिल जाएगा। और ये एक प्रश्न पूछा गया है, इसका आप पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा, तो उत्तर लिख देना, आपको 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। इसको नहीं करना चाहते हो तो ये अथवा वाला भी कर सकते हो। अथवा वाला में क्या है, देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या की बात आ गई, फर्स्ट ही वर्ड से पहचान सकते हो, आपका चैप्टर है एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, तो उसी से ये पंक्तियाँ ली गई। और इसमें देखो कोई रेखांकित अंश नहीं किया गया, इसका मतलब इस पूरे गद्यांश का देखो व्याख्या करने को बोला है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना, मैंने लेखक और पाठ का नाम बता दिया तो आप संदर्भ लिख लोगे, गद्यांश की व्याख्या करते रहना, और यहाँ पे एक प्रश्न है पढ़ोगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। सेकंड नंबर देखो जो प्रश्न आपका रहेगा ना,
वो आपका पद्यांशों से संबंधित रहेगा, मतलब यहाँ पे आपके पद्यांश रहेंगे। ठीक है, अब किसी एक पद्यांश को यहाँ पे उत्तर देना होगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों आपको सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें देख सकते हो जो पहला पद्यांश है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि सुनी सुंदर बहन सुधारे साने, सयानी है जानकी जानी भली। यहाँ पे देखो जब ये राम लक्ष्मण और सीता ना जब वनवास जाते हैं तो उस समय का वर्णन यहाँ पे ये तुलसीदास जी, ये वनपथ पर जो आपका चैप्टर है, वनपथ पर जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास जाते हैं ना, तो उसी समय का एक गांव का वर्णन है, मतलब एक गांव की कुछ स्त्रियाँ जो मतलब राम जी हैं उनके अच्छे मतलब सुंदर शरीर को देखकर कहती है कि ये सुंदर मतलब जो मतलब ये सुंदर रूप वाले हैं, ये मतलब तुम्हारे क्या लगते हैं, ये सीता जी को एक इशारा कर कर ग्राम बधुए कहती हैं। ठीक है, उसी का ये वर्णन किए हैं तुलसीदास जी ने। तो इसकी आप व्याख्या करते रहना, मैंने व्याख्या अच्छे से मतलब डाल रखा है। बाकी मैं आगे चलता हूँ, मैंने बता दिया कि वनपथ पर लिया गया है और ये आपका तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसका आप सिंपल इसका आप संदर्भ लिख लोगे। इसमें संदर्भ लिखते समय ना कैसे लिखा जाता है, देखो आप लिखोगे प्रस्तुत या फिर निम्न, निम्न पद्यांश, गद्यांश नहीं, ये पद्यांश है तो पद्यांश बोलोगे कि निम्न पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे रचयिता शब्द यूज करोगे। ठीक है, पद्यांश में आप रचयिता और गद्यांश में लेखक। ठीक, तो जिसका रचयिता तुलसीदास जी है, सिंपल। और ये सुनी सुंदर बैन सुधारण साने सान, देखो यहाँ पे बार बार स आ रहा है, यानी एक ही वर्ण की बार बार आप बीतती हो रही है। तो यहाँ अलंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सिंपल। चलो उसके बाद इधर जो अथवा वाला है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये अथवा वाला, एक मिनट, यहाँ पे इसको देख सकते हो। ये क्या है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम स्वदेश प्रेम। यहाँ से आपको एक चैप्टर आपका याद आ रहा होगा, नाम स्वदेश प्रेम। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका जो चैप्टर है स्वदेश प्रेम, जिसको लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, जिसमें आपका इसमें ये भी है और एक आपका काफ़ी मतलब फेमस पंक्ति इसी चैप्टर में है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता नित हाँफ हाँफ कर, है ना, ये पंक्तियाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उस पद्यांश को भी आप देख लेना, हालांकि मैंने करा रखा है, प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, 2023 में वो आया हुआ था। तो 2023 का जो सातों सेट मैंने सॉल्व कराया है, आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सातों सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें मैंने कराया हुआ है, उसको आप जरूर देखना, प्रीवियस ईयर पेपर भी सातों सेटों को। ठीक, तो देखो अब ये लिया गया है स्वदेश प्रेम से, तो सिंपल इस पद्यांश का आप संदर्भ लिख लेना, निम्न पद्यांश की व्याख्या, पूरे पद्यांश की व्याख्या आप कर देना। और कैसा प्रेम निष्प्राण होता है, तो देखो त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, यानी त्याग के बिना जो प्रेम होता है वो प्राण होता है, सिंपल। तो आप लिख देना, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क 6 मार्क मिल जाएगा। तो इसको करो या इधर एक था इसको करो, आपका मन, दोनों में से कोई एक करना होगा। बाकी मैं आपको दोनों बता दिया। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न 3rd नंबर जो आपका रहेगा, वो आपका जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है, हिंदी में पीछे जो संस्कृत है जिसको आप अनिवार्य संस्कृत बोलते हो, उसमें से 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक ऊपर और एक देखो ये नीचे। और गद्यांशों में आपका इसमें क्या करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। और देखो जिसमें ये आपका जिस वाराणसी वाला चैप्टर है, एक मैं बता देता हूँ, वाराणसी वाला चैप्टर जो प्रबुद्धो ग्रामीण वाला चैप्टर है, और एक उसी में और एक आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति कर। ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये आपका वाराणसी वाला और प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला। इनसे यहाँ पे आपका गद्यांश निश्चित है, आता ही आता है। 7 सेट में से समझ जाओ कि 5 सेट में तो ये दोनों चैप्टर से आता ही आता है, कभी कभी 7 सेटों में आ जाता है ये वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीण से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मतलब दोनों चैप्टर हैं आपके अनिवार्य संस्कृत में। तो इनको अच्छे से इनका हिंदी अर्थ पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ हिंदी अर्थ लिखने को बोलता है और जिसका 3 मार्क मिलता है। और संदर्भ तो आप लिख ही लोगे, संदर्भ इसका आसान होता है। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, यानी ये वाराणसी वाला ये चैप्टर है, उससे ये लिया गया है ये गद्यांश। तो सिंपल इसका ऐसे लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश या निम्न गद्यांश, या ऐसे भी कह सकते हो कि प्रस्तुत या निम्न संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही लिखा जाता है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है, और न ही इधर जो ये श्लोक हैं जिनको पद्यांश बोलते हैं इसमें कवि का नाम लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो आगे ये आपका हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद आप करते रहना, मैं आगे चलता हूँ। ये वाला देखो, आम स्वीकृत समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके, देखो नागरिके से ग्रामीणा, तो यहाँ पे ग्रामीण की बात आ गई भाई। तो यहाँ से आप ये पकड़ लोगे, ये प्रबुद्धो, नागरिक और ग्रामीण की यहाँ पे बात आ रही है। तो जो आपका चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीणा, उसी से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो इसका सिंपल आप मतलब संदर्भ व्याख्या करते रहना। ठीक है, बाकी मैं आगे चलता हूँ।
अब देखो जो चौथा प्रश्न रहेगा ये आपका श्लोक, यहाँ पे 2 श्लोक रहेगा जिनको पद्यांश भी कहा जाता है। तो इसमें से किसी एक का आपको करना होगा, ठीक है? किसी में से एक का आपको क्या करना रहेगा? संदर्भ करना रहेगा और व्याख्या, मतलब नहीं व्याख्या नहीं, अनुवाद करना रहेगा, ठीक? तो इसको करो या इसको करो। अब देखो जैसे ये बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत समो वीरः वीरभावो हि वीरता है, जो वीरः वीरेण पूज्यते आपका चैप्टर है उससे ये लिया गया है, ठीक है? तो इसका संदर्भ लिख दो और बंधनम मरण वापि जय वापि पराजय हो बेहद समो वीरः वीरभावो वीरता, यानी बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या पराजय हो, सभी इन दोनों जगहों पे जो वीर होता है वो समान ही रहता है, उभयत्र यानी समान ही रहता है। और वीर की जो ये भावना है यही क्या है? वीरता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया। तो आप संदर्भ लिख दो, हिंदी अर्थ लिख दो, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अब इसको नहीं करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो। ये वाराणसी वाले से आपका है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कॉपी नियत्र कौशयम सा काशी केन्मियते। तो आप इसको करो आपका मन, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपका जो रहेगा, पांचवा प्रश्न आपका खंडकाव्य से संबंधित रहेगा। तो खंडकाव्य तो हर जिले का यहाँ पे दिया रहेगा, तो आप जिस जिले से संबंधित हो आप अपना खंडकाव्य यहाँ पे खोज लेना। जैसे कर्ण खंडकाव्य आपके मान लो जिले में आता है, तो इसमें से देखो कि कर्ण खंडकाव्य कहाँ है, कर्ण खंडकाव्य कहाँ है, तो कर्ण खंडकाव्य यहाँ पे है। अब इसमें 2 प्रश्न है, तो दोनों में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? तो आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, उसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक? चलो मैं आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न संख्या 6 रहेगा। 6 में 2 प्रश्न रहेंगे, क और ख। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक रचना का नाम लिखना होगा जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हो। लेखकों में मैंने बताया है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और उस एक रामधारी सिंह दिनकर का, 3 का आप याद कर लोगे तो फंस जाएगा आपके एग्जाम में। और कवियों में आप 4 का याद कर लो। 4 में मैंने किसको किसको बताया है? सूरदास को बताया है, महादेवी वर्मा को बताया है और तुलसीदास को बताया है और एक सुमित्रा नंदन पंत। इन 4 का याद कर लो, आपके एग्जाम में आ जाएगा, आराम से फंस जाएगा। तो ये आप लोग लिख दोगे तो 5 मार्क 5 10 मार्क आपको यहाँ से जीवन परिचय का मिल जाएगा। उसके अलावा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया वो कोई भी यहाँ पे एक श्लोक लिख दो, कोई भी श्लोक, ठीक है? और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जैसे यहाँ पे 2 श्लोक आए थे ना, यहाँ आपका यहाँ संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने का, तो इसको नहीं लिखना है, कोई अलग से यहाँ पे श्लोक लिखना है। लिख दोगे तो उसका आपको कितना 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चलो अब देखो अगले 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वें प्रश्न में आपका क्या रहेगा कि यहाँ आपके 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा जिसको 1+1 यानी 2 मार्क आपको मिलेगा। तो देखो वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति, तो भाई वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति लिख दो, कस्या की जगह संस्कृत केवल कर दो। और चंद्रशेखर क आसीत, तो चंद्रशेखर एक भारत वीर, नहीं ऐसे लिखो कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, ऐसे लिख दो। तो 2 का हो गया, तो बस आप छोड़ दो यहीं पे। लेकिन चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती, ये बहुत इसका बड़ा आंसर है, मुझे भी याद नहीं है तो इसको छोड़ता हूँ। पुराजा क आसीत, तो पुराजा अलग मतलब क आसीत, भाई पुरुराज कौन था? तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दो। माफ़ करना यार, अभी एक मतलब रुक गया, बोलना रुक गया, मतलब ये लगातार बोलो ना तो गला सूखने लगता है। चलो तो ये आपका 4 प्रश्न रहेंगे, इसमें से आपको कितना 2 प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ओके, ये एक प्रश्न मैंने ये नहीं कराया ना, पुराजा क आसीत, ये आई थिंक ये मतलब ये गलत प्रश्न ही मतलब नहीं गलत नहीं है, ठीक है? पुराजा क आसीत ठीक तो है। पुराज कौन था? पुराजा क आसीत, तो पुराज यानी कह यानी कौन, आसित मीन्स था, तो वो एक भारतवीर था, तो पुराजा एक भारतवीर आसित, ठीक है? सिंपल। तो ये आप केवल 2 का ही उत्तर देना होता है यहाँ पे और आसान आता है, आप 2 दे ही लोगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका निबंध संबंधित रहेगा। आपका 4 ठे दिया रहेगा यहाँ पे टॉपिक, कभी कभी देखा गया है कि 5 ठे भी दे देता है किसी किसी पेपर सेट में, ठीक? तो इसमें से किसी एक टॉपिक को चूज कर और आपको अच्छे से उसकी रूपरेखा तैयार कर अच्छे से निबंध लिखना होता है जिसका आपको 7 मार्क मिलता है। तो निबंध कोई भी हो यार, निबंध जैसे प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्वच्छ भारत मिशन उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान वरदान या अभिशाप ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है, एक स्वदेश प्रेम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जो भी इंपॉर्टेंट है ना, उनको एक बार अच्छे से अपने क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से एक बार पढ़ लेना। और एग्जाम में तो खुद आपको बना कर ही लिखना पड़ेगा टॉपिक। केवल आप टॉपिक को याद कर लेना कि क्या क्या टॉपिक हो सकता है, और उसके अलावा टॉपिक बना लोगे तो आप एग्जाम में लिख लोगे, ठीक है? अपने मन में जो आए उसमें लिख दो, आपको मार्क मिल जाएगा। तो ये 7 मार्क में आएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? तो ये आपका
पत्र लेखन से संबंधित रहेगा। यहाँ पे 2 पत्र रहेंगे, एक ऊपर दिया रहेगा अथवा कर एक नीचे दिया रहेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से किसी एक पे आपको क्या लिखना रहेगा, पत्र लिखना रहेगा, और जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। तो देखो यहाँ बिजली समस्या के निराकार हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है, और या जिसको नहीं लिख रहे हो तो इसको भी लिख सकते हो। और ये क्या टॉपिक है, ये टॉपिक है कि आपके विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी की टंकियाँ गंदी पड़ी है और टोटियाँ टूटी पड़ी है। विद्यालय में पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप लिख दो, जिसका आपको 4 मार्क मिलेगा। बाकी लक्ष्य बैच में मैंने PDF जो ऐड कर रखा है उसमें इसका अच्छे से मैंने लिखवा रखा है इन दोनों टॉपिक पे, तो आप वहाँ से देख लो, समझ लो कैसे लिखा गया है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो, ये रहा पूरा पूरा आपका पेपर। ये पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन हमने पूरे इस पेपर को डिटेल में सॉल्व कर लिया, एक तरह से बोल सकते हैं। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कहूँगा यार कि अभी आप लक्ष्य बैच नहीं लिए हो, ठीक है, तो लक्ष्य बैच ले लेना। भले ही आप ये 21 तारीख को भी वीडियो देख रहे हो ना, 22 फरवरी को आपको एग्जाम है, 21 तारीख को ले लेना, ठीक है। और जितने भी उसमें पेपर है 7 कोडों के प्रीवियस ईयर पेपर, उनको पढ़ लेना। PDF में आपका सोल्यूशन है तो आसानी से पढ़ सकते हो, 30 मिनट के अंदर एक पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बोर्ड ने एक मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अपनी तरफ से जो मैं एग्जाम तक मॉडल पेपर वहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, कम से कम 5 से 7 तो डाल ही दूंगा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लोगे ना, ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो 70 में 70 मार्क है ना, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक। और सबका वहाँ पे साइड में सबका MCQ का टेस्ट भी है, सब टेस्ट भी दे देना। टेस्ट भाई 20 मिनट का मैंने टाइम दिया है, और काफ़ी लड़के 5 से 10 मिनट के अंदर टेस्ट पूरा कर लेते हैं। और टेस्ट के बाद सोल्यूशन भी टेस्ट का दिया गया है, जिससे आपका मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सोल्यूशन से देखकर आप उसको याद कर लो कि बोर्ड एग्जाम में गलत न कर कराओ। तो आप लक्ष्य बैच वहाँ से ज्वाइन कर लेना ऐप से, ठीक है, मात्र 99 रुपये जिसकी प्राइस है। और हिंदी में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, हिंदी के बाद गणित के दिन भी मिलेगा ऐसा सब। गणित के बाद आपका विज्ञान का जो पेपर है, विज्ञान में भी मिलेगा। और आर्ट में काफ़ी लोग तो आर्ट बोल रहे थे, आर्ट में तो मैं जो चीज़ें दूंगा ना, सेम टू सेम 100% वही आएंगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।